स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 246 से। अनुच्छेद 246 क्या बताता है? अनुच्छेद 246 बताता है हमको केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो शक्तियां हैं कौन किसके पास है, इसका विभाजन बताएगा कौन सा आर्टिकल? 246। 246 के तहत हम बताएंगे कि क्या शक्ति है स्टेट के पास, क्या शक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसके लिए 3 सूचियां हैं। एक सूची है समवर्ती, दूसरी है दूसरी कौन सी है? राज्य सूची, और तीसरी जो है संघ सूची। यानी पहले संघ सूची बताएंगे, फिर उसके बाद राज्य सूची बताएंगे, फिर समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और राज्य सूची में जो विषय हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर किसी मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है तो वो कानून जो राज्य बनाएगा वो मान्य नहीं होगा, वो उसी शक्ति मतलब वो उसी केस में मान्य होगा अगर जो राज्य ने कानून बनाया है उसको राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, तब तो ये वो वाला कानून मान्य होगा, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा। तो हमें क्या बताना है? अनुच्छेद या आर्टिकल 246 में जो क्या है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 246। इसके बाद आर्टिकल 248, इसमें क्या है? इसमें वो शक्तियां हैं, वो पावर है जो स्टेट और यानी संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीनों अगर सूचियों में जो कानून नहीं बनाया, यानी हमारे पास जो विषय थे कुछ हमने 100 के करीब दे दिया संघ सूची में, फिर उसके बाद राज्य सूची में दे दिया, फिर उसके बाद समवर्ती सूची में दे दिया। इसके अलावा जो बच जाता है, इसके अलावा कोई ऐसा कानून आता है, कोई ऐसा भाग आता है जो अभी तक मेंशन नहीं किया गया, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 246। ये पावर देता है किसको? केवल संसद को पावर देता है कि अगर अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि तीनों सूचियों में नहीं है, ऐसा कोई विषय आता है तो उस विषय पे केवल और केवल संसद यानी संघ यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। समझ गए? अगर कोई ऐसा मामला आता है जो तीनों सूचियों में नहीं है, राज्य, समवर्ती और संघ, तो ऐसे विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल संघ यानी संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो संसद को ही पावर है। ठीक है, तो अवशिष्ट सूची के विषय में सिर्फ और सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 248 किस भाग में है? भाग 6। ये सब याद रखना। भाग 7, 6 नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भाग 6 में है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल होते हैं? वो आर्टिकल होते हैं 152 से 237 तक। तो ये जो है ये भाग 7 में है। तो अगर आपसे पूछता है किस भाग में शक्तियों का विभाजन बताया गया है, तो हम बताएंगे भाग 7। किस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे पास 3 सूचियां हैं, तो ये हम बताएंगे आर्टिकल 246। अगर पूछता है अवशिष्ट शक्तियों के लिए, रेजिडुअल पावर के लिए किस सूची में बताया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 248। ये दोनों बातें याद रखना। अगर भाग पूछता है तो भाग 7, आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल ये दोनों बताने हैं। अवशिष्ट शक्तियां 248। अब अगला आर्टिकल है हमारे पास अनुच्छेद 250। 250 में देख लो क्या है। संवैधानिक आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि हमारे पास संवैधानिक आपातकाल आ गया है, ठीक है, तो उस विषय में राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वो शक्ति संसद पे चली जाएगी। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 250। यानी अगर 250 आर्टिकल के तहत संवैधानिक आपातकाल उत्पन्न हो जाता है भारत में या कंट्री में अपने, तो उस कंडीशन में या किसी एक स्टेट में, तो उस कंडीशन में संसद जो है राज्य सूची के जितने भी विषय थे सारे विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 250। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 253। इसमें क्या है? सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया। अंतरराष्ट्रीय संधियों,
समझ रहे? अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। किस आर्टिकल के में? अनुच्छेद 253, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अगर कोई समझौता होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो अगर किसी स्टेट के लिए हो रहा है तो उसमें पावर किसको है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि आप आर्टिकल 253 के तहत उस स्टेट में कानून बना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 253। इसके बाद नंबर आता है आर्टिकल 262, 262, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अगर उत्पन्न होता है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए संसद कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है। इस प्रकार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। यानी अगर दो स्टेट हैं, ज़्यादातर स्टेटों के बीच वाटर डिस्प्यूट बना रहता है, पानी को लेकर, नदी का जो पानी उसको लेकर विवाद बना रहता है, तो इसके लिए आर्टिकल 262 में ये सुविधा दी गई है कि अनुच्छेद 262 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना देगी, उस कानून को स्टेट ए हो या बी हो, दोनों को मानना होगा। अगर इसको नहीं मानते और वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसके लिए उनको अधिकार नहीं दिया गया है। यानी आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना के दे दिया कि इतना पानी आपको मिलेगा, उतना पानी फला को मिलेगा, तो आप दोनों को वो स्वीकार करना होगा। इसके लिए आप अपील नहीं कर सकते। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 262। अब अनुच्छेद 263 की बात आती है। 263 में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति क्या बना सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद। समझ गए? अंतर्राज्यीय परिषद किस विवाद में बनाया जाएगा? अगर दोनों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। और नदी जल विवाद के लिए कौन सा आर्टिकल है? 262। अंतर्राज्यीय परिषद के लिए कौन सा आर्टिकल है? 263। देखो 262 अगर नदी जल विवाद है, ठीक। 263 अगर दो स्टेट के बीच सहयोग को बढ़ाना है तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। 263 कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और नदी जल विवाद के लिए कौन, किसके पास पावर है? तो नदी जल विवाद के लिए जो पावर है वो है संसद के पास। अब इसके बाद बात आता है अनुच्छेद 266, आर्टिकल 266। इसमें क्या है? भारत की संचित निधि तथा भारत का लोक लेखा, भारत की संचित निधि तथा भारत का लोक लेखा, राज्य की संचित निधि तथा राज्य का लोक लेखा। यानी जो भी संचित निधि है भारत की, वो आर्टिकल 266 में, और स्टेट के लिए जो है वो भी 266 में, भारत का लोक लेखा जो भी है वो 266 में, राज्य का जो लोक लेखा है वो भी 266 में। ठीक, तो संचित निधि स्टेट की हो या राज्य की हो, दोनों के लिए 262 आर्टिकल है। भारत का लोक लेखा हो या स्टेट का लोक लेखा हो, ये दोनों अनुच्छेद 266। अब इसके बाद नंबर आता है आर्टिकल 267। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के अधीन भारत की आकस्मिक निधि, यानी राष्ट्रपति के अधीन भारत की आकस्मिक निधि, यानी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, जितना पैसा हमने निकाला है संसद से, ठीक है, संचित निधि से, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि और पैसा चाहिए, तो अर्जेंट पैसा के लिए क्या करेंगे? अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आकस्मिक निधि से धन निकला सकता है। तो राष्ट्रपति के अधीन भारत की संचित आकस्मिक निधि, संचित नहीं आकस्मिक निधि, और राज्यपाल के अधीन राज्य की आकस्मिक निधि। तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। 267 आकस्मिक निधि स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। अब इसके बाद नंबर आता है अनुच्छेद 301। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही बताए जा रहे हैं जो हमको याद होने चाहिए। इसके बाद इसमें क्या है? आर्टिकल 301, इसमें समस्त भारत में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता और निर्बाध रूप से रहने की सुविधा है। यानी अनुच्छेद 301 कहता है समस्त भारत में व्यापार कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, और कहीं पर भी हम बच सकते हैं। ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 301। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 इसमें क्या है? संघ सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 309 में संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है,
और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। लास्ट में आर्टिकल जो है अनुच्छेद 312, नई संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है कौन? अगर नई संघ लोक सेवा आयोग का गठन करना है तो केवल राज्यसभा के पास पावर है कि ये पहल करेगा तो नई लोक सेवा आयोग बन सकती है। ठीक है, देखो ये हमारा जो था इम्पोर्टेंट हमने आर्टिकल बताया आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम अब स्टार्ट करने जाएंगे अगले, इसी के आगे भी पढ़ा देते हैं, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देंगे आपको। तो ये जो आर्टिकल, इसमें अभी और भी आर्टिकल हैं, जैसे 356 है, 368 है। ठीक, तो ये जब आप एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है सारे आर्टिकल कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है, इससे क्या होगा, पॉलिटी का नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। अभी तक जो बताए हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारा संविधान बना उसकी ऐतिहासिक भूमि देख लिया जाए, कहाँ से कहाँ बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि संविधान बनने से पहले क्या क्या हुआ। सबसे पहले जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ठीक, पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, तो वहाँ पर जो कंपनी का शासन था उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ये किसके लिए आया था? जो कंपनी शासन कर रही थी भारत में पलासी युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इससे क्या था कि संसद जो है कंपनी को रेगुलेट करेगी। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, क्योंकि सबसे पहले ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये सब बंगाल में हुआ था। तो सही से मायने में पूछा जाए तो जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसका जो सेंट्रल पावर रहेगा वो बंगाल रहेगा, यानी उसने बंगाल पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। तो इसके लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया, उसमें पूरा ध्यान उनका बंगाल पे ही था, क्योंकि बंगाल छोटा नहीं था, पूरा बांग्लादेश था, है ना, असम था, ये सब मिला हुआ था। तो क्या किया गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को पहली बार कब यूज किया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का सृजन हुआ। तो ये हम बता देंगे। एक क्वेश्चन आता है किस एक्ट के तहत, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कहाँ का गवर्नर, बंगाल का। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कहाँ से हुआ, ब्रिटिश संसद से। अब सुनो, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4, ये याद रखना, 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला काम किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। इसके बाद गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की एक क्या बनाई गई, काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। ठीक, इसके अलावा वहां पर जो बंगाल था, बंगाल में कलकत्ता के पास एक कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्या किया गया, पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, फिर उसके बाद उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य रखे गए, और उसके बाद कुछ सुनवाई करना है, कुछ करना है, तो इसके लिए कोर्ट बनाई गई। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, किस एक्ट के तहत, 1773 के तहत। सीधा सा क्वेश्चन पूछता है किस एक्ट के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो हम बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के निजी कर्मचारियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसा हो रहा था कि जो कंपनी के अधिकारी थे वो कंपनी को तो देखते ही थे, इसके अलावा वो अपना बिजनेस भी शुरू कर देते थे। ठीक है, फरूख सियर से उनको परमिशन मिली हुई थी, बिना टैक्स के कुछ भी कर सकते थे। तो इसका फायदा वो जो व्यक्ति थे अंग्रेज, ये कंपनी के साथ साथ अपना निजी व्यापार करने में भी यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो व्यापार कर रहे हैं इसको रेगुलेट किया जाए। अगर व्यापार को रेगुलेट नहीं किया जाता तो यहाँ की जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी। तो इसके लिए क्या किया गया, उनको रोकने के लिए, उनके अधिकार को कम करने के लिए उनको बोला गया जो कंपनी के लिए कर्मचारी है उसको अपना व्यापार करने का अधिकार नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है,
तो हमें कितनी बात याद रखनी, सिंपल सी 5 बातें हैं, 4 बातें। पहला, 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ। दूसरा, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और चौथा, जो निजी कर्मचारी, जो व्यापारिक जो कर्मचारी थे, उनको अपना निजी व्यापार करने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया कि आप व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये हुआ, तो 11 साल बाद, 1773 से 11 साल बाद 1784, इसमें क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। 11 साल के बाद देखा गया कि अब क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट चेंज हुई, हर जगह तो चेंज होती है, तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद देखा गया अब क्या है, अब इसके लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। पहले क्या थे, 4 सदस्यीय काउंसिल थी, अब बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर व्यापारिक शक्तियां प्रदान की गई। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगी उसके पास व्यापार करने की शक्ति होगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर व्यापारिक शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसमें कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। देखो, पहले जो था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हीं को व्यापार करना था और उन्हीं को शासन करना था। लेकिन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को व्यापार करने की शक्ति दे दी गई कि आप अपना व्यापार को देखें, और जो बाकी थी कंपनी का प्रशासन, वो जो अधिकारी थे उनको अलग दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करके व्यापारिक शक्तियां दे दी गई, और जो काउंसिल थी गवर्नर के हाथ में, उसको पावर दी गई कि आप शासन करें, प्रशासन देख करें। ठीक है। तो कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किस एक्ट के तहत हुआ, सीधा सा क्वेश्चन पूछता है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1900 नहीं, 1784। ठीक है। पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र भी घोषित किया गया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो एक्ट कौन सा था, किस एक्ट के तहत जो भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, उसको पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब वो बोला गया कि ये भारत का क्षेत्र नहीं बल्कि भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश का है, भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र है। तो ये बात हुई थी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। तो ये याद रखना। ठीक है। पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया किस एक्ट के तहत, 1784 का एक्ट। अब इसके बाद देखो, तो इसमें 3 बातें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। पहला, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, 1784। इसमें क्या हुआ, व्यापारिक शक्तियां अलग कर दी गई प्रशासनिक शक्तियों से। ठीक है। फिर इसके बाद किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके तहत कहा गया। अब इसके बाद नंबर आता है 1813। देखो, पहली बार कब हुआ, पहली बार जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, इसके बाद 11 साल बाद आया कौन सा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 1813 का चार्टर एक्ट। अभी तक क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, अब चार्टर एक्ट आया, कौन सा, 1813 का। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। हमने यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को बताया है। ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें चाय और चीन के साथ, ये याद रखना, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी चाय और चीनी के व्यापार को, चाय और चीन के साथ ये जो व्यापार थे, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था, इसको छोड़कर बाकी जितने अधिकार थे कंपनी के, उनको क्या कि उनके जो एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। सीधा सा याद रखना है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, किस एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाइयों को स्वतंत्रता दी गई। तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है। अब इसके अगला जो पॉइंट इसमें है, भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में विज्ञान एवं साहित्य के विकास के
लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी। देखो हमें यहाँ पे तीनों जो पॉइंट है इनको याद रखना है, इसके अलावा भी पॉइंट है लेकिन मिनिमम हमको ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, पहला, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी जितना व्यापार था कंपनी का, उसमें जो उसका एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब और लोग भी आके यहाँ पर व्यापार कर सकते थे लेकिन चाय और चीन को छोड़ के। ठीक, इसके बाद जो ईसाई मिशनरी थे उनको स्वतंत्रता दी गई कि भारत में जाएं और ईसाई धर्म का प्रसार करें और बढ़ाएं। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान और साहित्य के लिए जो ब्रिटिश कंपनी थी, भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में 1 लाख रुपए साल भर में कंपनी खर्च करेगी कि वहां के लोगों को विज्ञान और साहित्य के विषय में पढ़ाया जाए। ठीक, अब इसके बाद नंबर आता है 20 साल बाद फिर कौन सा, 1833 का चार्टर एक्ट। पहला आया था 1813 का चार्टर एक्ट, अब 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है, इसमें जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था 1813 में तो समाप्त कर दिया गया था लेकिन चाय और चीनी को छोड़ दिया गया था, चाय और चीन को। अब क्या किया गया, 1833 का एक्ट के तहत पूरी तरीके से जितना व्यापार था कंपनी के इसको समाप्त कर दिया गया एकाधिकार, यानी कंपनी तो करेगी, इसके अलावा और भी लोग कर सकते हैं। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ कब, 1833 का चार्टर एक्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी का एकाधिकार पार्शियली रूप से किस एक्ट के तहत पूरी तरीके से पार्शियली रूप से समाप्त हुआ, तो हम बताएंगे 1813 का एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट। अगर आप पूछता है पूरी तरीके से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो 1833 का चार्टर एक्ट। और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई। तो याद रखना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किस एक्ट के तहत, 1833 का चार्टर एक्ट। कानून बनाने की शक्ति किसके पास निहित हो गई, गवर्नर जनरल के को, किस एक्ट के तहत, 1833 का एक्ट। ठीक है, प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण, भारतीयों के साथ धर्म, जाति, रंग, वंश के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया, किस एक्ट के तहत, 1833 का चार्टर एक्ट। ये सारे पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट याद रखना है कि कंपनी का जो एकाधिकार था पूरी तरीके से समाप्त हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किस एक्ट के तहत, 1833 के तहत। कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, प्रशासनिक मामले में केंद्रीकरण हुआ। ठीक है, प्रशासनिक मामले का केंद्रीकरण हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन पूछते हैं, जितने पॉइंट लिखे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हैं। प्रशासनिक मामले का केंद्रीकरण कब हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा भारतीयों के साथ धर्म, जाति, रंग, वंश के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब नंबर आता है 1858 का चार्टर एक्ट। 1858 का चार्टर एक्ट। ठीक, अब आगे अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा है, सॉरी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम, इसकी बात आती है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, देखो इसमें क्या बताया गया, 1857 की लड़ाई के बाद ये आया था 1858 का। ठीक, इसमें एक बात बताई गई थी कि आगे की लड़ाई नहीं होगी, आगे कोई कब्जा नहीं होगा। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी किया गया। सुनो, भारत 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये क्या था, गवर्नर जनरल का जो पद नाम था उसको अब वायसराय कह दिया गया। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायसराय को पहली बार कब यूज किया गया गवर्नर जनरल के स्थान पे, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का जो नाम था उसको वायसराय कर दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोड ऑफ डायरेक्टरेट समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टरेट को समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अब इसके अलावा इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी संसद में भारत के सचिव का पद सृजित किया गया। भारत के सचिव का पद कब बनाया गया, 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत के सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय
परिषद का भी गठन किया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टरेट को समाप्त करके भारत सचिव के पद को बनाया गया और उसकी जगह पर उसकी मदद करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद को गठन किया गया। ये सारी बातें कहाँ पे हुई? 1858 का भारत शासन अधिनियम। जो पॉइंट लिखे हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आए हुए हैं। इसके बाद बात आती है 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें सुन लो। देखो 1858 के परिषद अधिनियम के 3 साल बाद ही एक और बनाया गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत की गई। यानी पहली बार कानून बनेगा, उसमें भारतीय भी शामिल होंगे। इसकी शुरुआत किस के तहत की गई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो आया था उसके तहत भारतीयों को भी कहा गया कि आप अपना जब कानून बनाएंगे तो उनकी भी भागीदारी इन्वॉल्व होगी। ठीक। प्रांतों के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो जो स्टेट थी उनके लिए विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अलावा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। पहले तो वायसराय को पहली बार कब बनाया गया था इस पद को, गवर्नर जनरल की जगह पे? 1858 में। ठीक है। इसके बाद इसको पावर दी गई किसको? अध्यादेश जारी करने की, जो आज हमारे आर्टिकल 111 में, 123 में, सॉरी 123 में है, उसी इसको अब अध्यादेश। ठीक। तो वही पावर मिली किसको? वायसराय को। प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, यानी स्टेट अपना अलग कानून बना सकती है। ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जितने पॉइंट लिखे हैं सब याद होने चाहिए। अब इसके बाद नंबर आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम विधान परिषद के सदस्यों को बजट में बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार है। विधान परिषद के सदस्यों को बजट में बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार है। किसके तहत? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। विधान परिषद में राज्यों के अध्यक्ष, सॉरी, विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं, विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो हमें क्या याद रखना है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद के सदस्यों को बजट में बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार और बहस करने का अधिकार 1852 का भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद में भारतीयों को भी दिया गया। ठीक है। विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। चुनाव नहीं होगा, इनडायरेक्टली हम लोग नियुक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ पे जो मार्ले थे ये भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम किसके लिए जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के लिए। इसमें क्या क्या हुआ था ये देख लो। इसमें पहली बार वायसराय की परिषद को कार्यपालिका में किसी भारतीय को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, ठीक है, उसमें वायसराय के जो 15 सदस्य थे उनमें से भारतीयों को भी शामिल किया जाए, इसकी बात का निर्णय लिया गया। तो 1909 के भारत के सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, सदस्यों का नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। ठीक है। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ से ही वोट डालना शुरू किया गया। भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए। ठीक है। कब हुए? 1909 में पहली बार ये बात की गई थी, इनको जोड़ा जाए तो इनको भी लाया गया। पहली बार वायसराय की परिषद में कार्यपालिका में किसी भारतीय को शामिल किया गया। उसके बाद सचिव की परिषद में कितने जोड़े गए? 2 भारतीय जोड़े गए। इसके अलावा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। यानी जिस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है वहां पर केवल मुस्लिम वोट करेंगे। ठीक है। जहां पर मुस्लिम कम है वहां पर मुस्लिम वोट करेंगे, जहां पर ज्यादा है तो वहां पर कोई भी कर सकता है। इसके अलावा 1919 का भारत शासन अधिनियम देख लो।
1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। 1909 को मार्ले मिंटो, इसको माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है। शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। कब दिया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक एवं कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक या कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई 1919 के तहत। इसके बाद प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय बनाए गए। यानी प्रांतीय विधानमंडल में दोहरा शासन हुआ। पहला कुछ जो थे जिसको दे दिया गया, और कुछ ऐसे विषय थे जिनको गवर्नर जनरल ने अपने पास रखा। इसके बाद 1919 में ईसाई, सिखों और अंग्ल भारतीयों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। पहले 1909 में तो केवल मुसलमानों के लिए किया गया था, लेकिन जब 1919 आया 10 साल बाद, ये ईसाइयों के लिए भी अलग हुआ, सिखों के लिए भी अलग हुआ, सबके लिए निर्वाचन अलग कर दिया गया। इससे उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कब? 1919 का। राज्यों का बजट केंद्र से अलग कर दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये सारे पॉइंट याद रखना है। लोक सेवा आयोग का गठन 1919 का प्रावधान, राज्यों का बजट केंद्र से अलग किया गया, ये भी। अब इसके बाद नंबर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसी से ज्यादातर भाग जो है भारतीय संविधान में शामिल है। इसमें क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का भी विभाजन किया गया 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई। ठीक है। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। द्वैत शासन समाप्त और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का भी गठन किया गया और आरबीआई की भी स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम के तहत। अब इसके बाद ये भारत शासन अधिनियम 1947, इससे भारत आजाद होता है। वायसराय केंद्र का, जबकि राज्यों में गवर्नर जनरल का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1947, वायसराय को केंद्र के लिए और राज्यों के लिए गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जो भी संवैधानिक प्रमुख है वायसराय, ये मंत्रिपरिषद की सहायता करेगा, लेकिन उनकी सलाह के अनुसार ही काम करेगा। भारत में ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। मतलब जो भी भारत में ब्रिटिश का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों का गठन किया गया। ये 1947 में हुआ। ठीक है। अब इसके बाद संविधान सभा, ये जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सारे इंपॉर्टेंट है जो हमने बता दिए। अब आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। थैंक यू।